लेक्चर 5 मेरा फेवरेट नंबर भी है और 5 तो मुझे पसंद भी बहुत है। तो अब 5 लेक्चर में मैं एक दफ़ा जितने भी टॉपिक्स पढ़े इनको रिवाइज करूंगा, और अगर अब आप इस रेपो को देखेंगे तो ये रेपो अगेन अपडेट हो चुकी है। अच्छा, हमने एक एक नारा लगाना है। वो नारा ये है कि या तो हम कुछ नहीं सीखेंगे, या फिर जो हम सीखेंगे, मतलब अगर हम पाइथन डेवलपर बन रहे हैं तो फिर दुनिया में कोई हम किसी को पाइथन हमारे जितनी तो आती हो, हमसे ज़्यादा ना आती हो। तो उसके लिए अब हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा हर तरह से। तो क्योंकि हम एजेंटिक एआई की तरफ, एआई एजेंट्स की तरफ हम मूव हो रहे हैं, तो हमने जो फोकस करना है पाइथन, वो मॉडर्न पाइथन सीखनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारी रेपो चेंज हो चुकी है, और जो कंटिन्यूसली चेंज होती भी रहेगी। ठीक है। अब हम एक दफ़ा मैं इस लेक्चर 5 में सारा कुछ रिवाइज कर देता हूँ। जिसने ये लेक्चर 5 देख लिया, अगर उसने पिछले 4 लेक्चर नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, उसके लिए इनफ हो जाएगा। और अगर किसी ने 4 के 4 देखे भी हैं, स्टिल वो ये लेक्चर 5 देखे, क्योंकि यहाँ से हम बड़ी डिटेल जाएंगे। हो सकता है ये जो ये वीडियो है ये थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, लेकिन स्टिल हम इसको बेस्ट बनाएंगे। और इसको हम अगेन स्टार्ट से चलते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक वेरी फास्ट मशीन है। अच्छा, क्योंकि ये मैं इतनी बिगनर से इसलिए चल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं आता, और आप लोग आईटी में ही न्यू आए हैं, और आप प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है एंट्री का आपका एआई एजेंट्स के दौर में। और अगर चाहे अब आपने डिग्रियां भी की हैं, लेकिन अगर आपको चीज़ें आती हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आप स्टार्ट से स्टार्ट करें। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनक्रेडिबल मिलियंस ऑफ प्रोसेस को, इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड चला सकता है। जैसे कि वो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को सेव कर सकता है, डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन अगर हम उसे दें तो उनको एग्जैक्ट फॉलो कर सकता है। इसके अलावा नंबर से भी वर्क करेगा, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, कुछ भी है। जैसे हमारा कंप्यूटर है ना, आप देखें, इसमें हम हर तरह की कैलकुलेशनें भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम अपनी इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, वीडियो स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट, नंबर्स, प्रोग्राम, सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। और ये कभी भी, जैसे कि लोग हो जाते हैं ना एक ही काम बार बार करने से, टायर्ड और बोर्ड हो जाती हैं, इसको जितने मर्जी रिपीट टास्क दे दो, ये ना ये थकता है और ना ही ये बोर होता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी बात कर रहा हूँ। क्या नहीं कर सकता था? अब तो क्योंकि एआई आने के बाद ये चीजें भी हो जाएंगी। वो खुद से क्रिएटिविटी नहीं कर सकता, खुद से एजम्पशंस नहीं कर सकता था, और कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि सुबह क्या बात हो रही थी, अब क्या बात हो रही है, ये रेलिवेंट है कि नहीं है। और अनक्लियर, इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो कर सकता। और कॉमन सेंस, इस गैप को फिल करने के लिए हमें कॉमन सेंस यूज करनी पड़ती है। अच्छा, ये सारी चीजें स्लाइड्स में तो दे दी हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हम आगे जब आप कोर्स पढ़ेंगे हमारे इसी में, अभी आप क्योंकि वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, मैं सब नोट कर रहा हूँ और मैं उन सब पे वीडियोस बनाऊंगा, होपफुली। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने एमसीपी का कहा है और ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का कहा है, तो आप वो कहते रहें तो मैं वो भी कंप्लीट करूँगा इसी तरह। अब मुझे आपने बताना है कि एन10 का भी करें, तो मैं वो भी कर दूंगा। और ये भी मैं आपको अभी नेक्स्ट हम किसी कोर्स में बताएंगे, वीडियोस में, कि ये भी अब हो रहा है। अच्छा, अब की पॉइंट्स क्या है? अब मैंने बात की थी, मैं उस स्टोरी को दोबारा दोहराता हूँ कि जैसे एक मूवी है क्रिश, या कोई मिल गया, उसमें होता क्या है, या पीके, एलियन आता है। अब एलियन को समझ आती है बाइनरी लैंग्वेज, 0 या 1, और हमें समझ आती है इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, फ्रेंच, जापानीज, इटालियन, कोरियन, डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब जो कंप्यूटर है उसको समझ आती है बाइनरी। बाइनरी क्या होता है? 0 या 1। ठीक है, ये नंबर सिस्टम होते हैं। और इसमें अब डिफरेंट चीज़ें होती हैं। डेसिमल सिस्टम होता है जो बेस 10 है, बाइनरी सिस्टम होता है जो बेस 2 होता है। ठीक है। अब यहाँ बात ये होगी,
ठीक है, अब बात ये होगी कि जो डेसिमल सिस्टम है ना, ये बेस होता है 10, यानी मतलब क्या है, 0 1 2 3 9। अब 9 के बाद देखें कोई बेसिकली न्यू डिजिट नहीं है, वो फिर 1 और 0 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 7 8 9, आगे 10 देन 11 देन 12, और बेस 2 है, इसमें सिर्फ 0 1 ही होता है। अब जो बाइनरी कंप्यूटर समझता है वो क्या है, बेस 2 0 1, यानी अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा, 10, ये 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1। अच्छा, ये आपको नहीं भी समझ आ रहा तो आपको सिर्फ इतना समझ आ जाता है कि उसे बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, और उसकी जो है 0 1 क्या कहते हैं होता है, और उसमें दो बेस होती हैं 10 और 2 वाली। तो ये फिलहाल के लिए काफ़ी है। अब हम अगर इसका एवरीडे लाइफ में यूज़, तो वो हम मोस्टली 10 बेस वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन बाइनरी जो है ना, ये भी ऐसे ही काम करता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वो 0 से 9 होता है और ये 0 और 1 होता है। अब यहाँ बात होगी कि भाई अगर हम आम लाइफ में 0 से 9 यूज करते हैं, तो कंप्यूटर में 0 1 ही ओनली क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें या ऑन ऑफ ऑन होता है या ऑफ होता है। जैसे आप कोई भी डिजिटल सर्किट्स देखें ना, उसमें देखें या ऑन होगा या ऑफ होगा। तो 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि एक जो लाइट स्विच होते हैं उस पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक लेटर ए कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर एक्चुअली जो पीछे है ना प्रोग्राम में, वो ए नहीं होगा, उसके ये कोड होंगे, जैसे 0 1 0 0, पेंटा 0 बेसिकली एंड 1। अब हम आते हैं बिट्स एंड बाइट्स क्या होता है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट लेक्चर में सारी चीजें कवर नहीं थी, इसमें मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। अब हम समझते हैं बिट्स और बाइट। जैसे कि आप देखें, आप कोई फ्रूट्स लेने जाते हैं ना, तो आप कहते हैं जी 1 किलो मुझे फ्रूट दे दो। या आप कोई लैंड परचेज करते हैं, आप उसमें कहते हैं कि मुझे इतने स्क्वायर मीटर लैंड दे दो। तो इसी तरह जो कंप्यूटर में जो यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं बिट, स्मॉलेस्ट। तो अब आगे क्योंकि इसके मैं टेस्ट भी आपको शेयर करूंगा, तो उसमें हो सकता है ये पूछा जा सके कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर, तो वो क्या है, बिट। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, बाइट। अब बाइट क्या होते हैं, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। अभी आप ये जैसे आपने देखा होगा, आप सुनते होंगे जी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, लोग कहते हैं जी 100 MB, मेगाबाइट। तो अब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ, बिट, उसके बाद बाइट, सॉरी, बिट के बाद बेसिकली एक चीज इधर होती है, निबल, NIBBLE। निबल का मतलब क्या होता है, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, एंड 2 निबल इज इक्वल टू 1 बाइट, और 8 बिट्स टुगेदर मेक 1 बाइट। ठीक है, तो समझ लो इसका क्या मतलब है, 1 बाइट कैन रिप्रेजेंट 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब 256 कैसे हुआ जनाब, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ, बिट, और अब आपने 2 पावर्स n का मतलब है बिट, तो 8 बिट जो होंगी 2 पावर्स 8 करें, यानी 2 2 4 4 2 और 8 8 2 और 16 देन 32 देन 64, एंड सेम लाइक, एंड 2 की पावर 8 क्या बन जाएगा, 256। तो इसमें 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। वन करेक्टर लाइक AB5 टिपिकली टेक्स 1 बाइट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, अब ये देखें ए है ना, तो ये कितने आ रहे हैं, 8, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब साइज कंपैरिजन में कहता हूँ, 1 बाइट इक्वल टू क्या होगी, 8 बिट, और 1 KB यानी 1 किलो बाइट में 1024। अब आपने ना बस 1024, 1024 याद रखना। एक बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, निबल 4 बिट्स की एक निबल, और 8 बिट्स की 8 बिट्स की 1 बाइट, और अब 1024 बाइट्स की 1 किलो बाइट, एंड फिर 1024
किलोबाइट की 1 मेगाबाइट यानी 1 MB, और 1024 MB की 1 गीगाबाइट। ठीक है, बस आपने 1024 याद रखना। सबसे छोटा बिट, फिर निबल, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। इसके बाद आता है, वो इधर नहीं लिखा लेकिन वो होता है टेराबाइट, फिर होता है टेट्राबाइट। जैसे आपने ये मोस्टली जीबी में ही होता है, इससे ऊपर आपने सुने नहीं होंगे नाम, लेकिन अभी क्योंकि स्टोरेज ज्यादा है तो अब आप 1 TB भी सुनने में आ रहा होगा। 1 टेट्राबाइट, टेट्राबाइट तो स्टिल नॉट वी आर हियरिंग इन कॉमन वर्ड, लेकिन टीबी सुनने में आ रहा है कि यार ये हार्ड डिस्क 1 TB की है। तो उसका मतलब क्या होगा, इसमें 1 टेराबाइट यानी 1024 गीगाबाइट डाटा आ सकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से समझ आना चाहिए कि आपके कंप्यूटर की रैम की मेमोरी कितनी है, वैसे मेमोरी कितनी है, तो वो जो जीबी और इंटरनेट की स्पीड, वो आपको समझ आ जाएगा कि बिट क्या होता है, बाइट निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, और गीगाबाइट क्या होता है। अभी फन फैक्ट क्या है, जैसे हार्ड ड्राइव में एसएसडी होती है ना 256 GB, इसका मतलब है 1 TB। और कंप्यूटर रैम जैसे 8 GB, तो ये जो सारी हम मेजर्ड करते हैं बाइट्स में। इसी तरह इंटरनेट स्पीड भी इसी में आ गई। अब विजुअल एग्जांपल आ गई, क्या लेटर ए का ये होगी बाइट 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट यानी जीरो, ये बिट होता है। चलें जी, हाउ टू बाइनरी, हाउ टेक्स्ट बिकम्स बाइनरी कोड। अब सबसे पहले आया इनकोडिंग क्या होता है। अब आपके एग्जाम में या आपसे पूछा जाए किसी इंटरव्यू में या कुछ भी, इनकोडिंग क्या होता है, तो इनकोडिंग ये होता है जब हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो अब कंप्यूटर को आता है 0 1 समझ, तो ईच करेक्टर है वो कन्वर्ट होता है इनटू बाइनरी नंबर्स, क्योंकि उसे तो 0 1 समझ आती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनकोडिंग। यानी जो ये पर मेथड है कन्वर्टिंग ईच करेक्टर इनटू कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको बाइनरी यानी 0 1 में इस कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं इनकोडिंग। लेकिन अब बात यह है कि ये कन्वर्ट होते कैसे हैं? यानी विच करेक्टर विल गेट विच नंबर, ये कैसे पता चलेगा। तो ये जो इनकोडिंग सिस्टम होती है ना, इनकी लाइक इन इनके डिफरेंट, आप समझ लें डिफरेंट डिक्शनरीज। अब डिफरेंट टाइप के ना इनकोडिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, और उन दोनों की अपनी अपनी डिक्शनरीज होती हैं। जैसे अब आप, मैं आपको बात बताता हूँ, आप जैपनीज सीख रहे हैं तो जैपनीज की क्या होगी, अपनी डिक्शनरी। अब आपको उर्दू आती है, आप उसे जैपनीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अब डेफिनेटली वो जैपनीज की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। एंड इफ इट्स इन इंग्लिश, जैसे मैं जैपनीज में कहता हूँ अरिगातो गोजाइमाज, अब ये इंग्लिश की ग्रामर से तो नहीं होगा, ये उर्दू और जैपनीज ग्रामर से होगा। और अगर मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, तो आपको इंग्लिश डिक्शनरी यूज करनी होगी। इसी तरह इन कोडिंग के भी डिफरेंट सिस्टम है। जो दो मेन हैं, जैसे मैंने कहा जापानीज और इंग्लिश, तो इसमें टू मेन क्या होंगे, आस्की एंड यूटीएफ। ठीक है, अब आस्की बेसिकली 1960 में हुआ, हिस्टोरिकल फाउंडेशन में। ठीक है, ये ओरिजिनल इनकोडिंग सिस्टम था। इसमें ओनली 128 करेक्टर्स हैं, जैसे कि इंग्लिश लेटर्स हो गए, नंबर्स हो गए और बेसिक सिंबल्स हो गए। आप देखें ना, जब बात होती है या कुछ हम लिखते हैं, अब उसमें इंग्लिश लेटर भी होंगे, कुछ ना कुछ डिजिट्स भी होंगे और कुछ सिंबल्स भी होंगे ना। ठीक है, इट्स वर्क ग्रेट फॉर इंग्लिश बट कांट हैंडल अदर लैंग्वेजेस। अब जैपनीज में ये फंस जाएगा, इसलिए आपने देखा होगा मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इंग्लिश में होती। अब बहुत कम प्रोग्रामिंग, अच्छा मैंने तो अभी तक शायद नहीं देखी, हो सकता है नहीं, एक दो प्रोजेक्ट देखे हैं, वो कुछ चाइनीज टाइप में और जापानीज टाइप में थे, लेकिन अभी तक मेजर मैंने देखी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट इंग्लिश में ही लिखते हैं। फ्लोट डिक्शनरी ये क्या होता है ये आगे हम देखेंगे। खैर, थिंक ऑफ इट एज ए स्मॉल डिक्शनरी विद ओनली इंग्लिश वर्ड। अब अगला आ गया UTF-8, 1990s में आया, ये मॉडर्न स्टैंडर्ड है। इस वक्त जो सब जगह यूज किया जा रहा है ना, करंट ग्लोबल स्टैंडर्ड वही है। इसमें 1 मिलियन यानी 10 लाख करेक्टर हैंडल होती है, और
इसमें दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस, इमोजीज, स्पेशल सिंबल्स, सारा कुछ ऐड है। अब आप जैपनीज में भी कोडिंग बना लें, अब आप चाइनीज में भी बना लें, अब आप कोरियन में भी बना लें, अब आप स्पेनिश, फ्रेंच, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग बना लें, क्योंकि अब इसमें सारी लैंग्वेज आ गई। और ये बैकवर्ड कंपैटिबल होता है आस्की के साथ, यानी फर्स्ट 120 कैरेक्टर्स आर आइडेंटिकल और बाकी। हम इसको एज ए मैसिव मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी कह सकते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे इनकोडिंग क्या होता है, सिंपल भाई, कोई भी बात हम जो करते हैं, लिखते हैं कंप्यूटर में, उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, क्योंकि कंप्यूटर को आता है समझ, ये एलियन है ना हमारा, इसको 0 1 समझ आता है, और उसको इनकोडिंग कहते हैं। अब बात होगी कि भाई असूल क्या है, किस असूल के तहत ये सारा कुछ करता है। तो हमने कहा उसके हैं 2 स्टैंडर्ड, एक आस्की 1960 में हुआ, एक यूटीएफ 1990 में हुआ। 19 आस्की हिस्टोरिकल फाउंडेशन और यूटीएफ मॉडर्न। अच्छा, आस्की में क्या है जी, 128 128 करेक्टर्स होते हैं, इंग्लिश लेटर नंबर और बेसिक सिंबल्स, और इसमें सिर्फ इंग्लिश होती है, दूसरी लैंग्वेजेस में। इस वक्त कोई पूछे जी मौजूदा जो सबसे ज्यादा एवरीवेयर यूज हो रहा है स्टैंडर्ड, वो क्या, तो वो आप क्या कहेंगे, यूटीएफ 8, जिसमें 1 मिलियन करेक्टर्स हैं और सारी लैंग्वेजेस, इमोजीज और स्पेशल सिंबल्स भी इंक्लूड है, प्लस ये आस्की के साथ भी कंपेटिबल है। ठीक है, और ये एक मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी होगी। अब हम आगे बात करते हैं, व्हाई द ट्रांजेक्शन हैपन, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि जब इंटरनेट सिर्फ यूएसए में तो यूज नहीं हो रहा, यूरोप में तो नहीं, यूरोप में भी बल्कि मल्टीलिंगुअल है, तो पीपल नीडेड टू कम्युनिकेट इन ऑल लैंग्वेजेस, इस वजह से ये ट्रांजिशन है। अब अब आप देखें, हर हर सोशल मीडिया पे इमोजीज हैं, मतलब मोस्टली जगह हम बात कम करते हैं, इमोजीज भेज रहे हैं। तो इमोजीज जैसे ही बिकम पॉपुलर हुए तो आस्की इसको हैंडल नहीं कर सकता था, तो ये हो गया। फिर इंटरनेशनल बिजनेस, लोगों को अब जो वेबसाइट्स चाहिए थी वो भी मल्टीलिंगुअल चाहिए थी। फिर क्योंकि अब मोबाइल डिवाइसेस, पीपल टेक्स्ट इन देयर नेटिव लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड। अब ये तो नहीं जापानीज लोग इंग्लिश में थोड़ी बात करेंगे भाई, वो तो जापानीज में करेंगे। ठीक है, अब टू डेज रियलिटी क्या है, 95% प्लस वेबसाइट यूज UTF-8। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, फिस्टा सॉल्यूशंस ना, आप लिखो फिस्टा सॉल्यूशंस, गूगल पे लिखो, ये वेबसाइट लिखो। अब क्योंकि हम ये कंपनी को डिफरेंट जगह मार्केट करते हैं, अब ये सारी देखो, मुझे नहीं पता ये वेबसाइट आप कब देखो, उस वक्त इसमें किस तरह की डिजाइनिंग हो, बट अभी आप देखो, जैसे ही मैंने इसको जैपनीज में किया, तो जैसे ही कोई बंदा जापान में ओपन करेगा उसको लगेगा सारी चीजें कि ये जापान की वेबसाइट। तो 95% ऑफ वेबसाइट, आपने ये फिशर सॉल्यूशंस की ओपन करके देखिएगा, वो क्या है, मल्टीलिंगुअल वेबसाइट, और जो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी यूटीएफ। अभी जो पाइथन पढ़े, अब मैं पूछूं वो कौन सा इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज करती है, तो UTF-8। और जो हमारे स्मार्टफोन है, अब आपने कभी व्हाट्सएप पे ट्राई करें, उस पर अब जापानीज भी है, सब कुछ है, सोशल मीडिया भी रिलाइज करता है UTF-8 पे। तो की पॉइंट क्या हुआ, बोथ सिस्टम डू द सेम जॉब, कन्वर्ट करेक्टर इनटू नंबर, लेकिन UTF-8 जो है वो ज्यादा कॉन्टेक्स्ट ले सकता है। तो जब हम पाइथन सीखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली, मतलब ये आप थ्योरेटिकल चीजें आगे, लेकिन पाइथन, क्योंकि हम पाइथन कर रहे हैं, इसमें ऑटोमेटिकली हम UTF-8 में ही वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट इनकोडिंग जो है ना, फ्रॉम आस्की टू UTF, अभी अब आस्की का अगर आपको वो एब्रीवेशन है तो उसका क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ओरिजिनली इनकोडिंग सिस्टम था, 7 बिट्स यूज करता था, 128 पॉसिबल करेक्टर्स थे, और ओनली इंग्लिश करता था, जैसे ये मैंने बता दिया। जरूरत इसलिए पड़ी, अभी सारी बता दी है, इसमें अब UTF-8 में हर तरह के सिंपल करेक्टर्स भी हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं, सेंटेड करेक्टर्स भी हैं, एशियन करेक्टर भी हैं, इमोजी, सब कुछ है। ठीक है, अब हाई वर्सेस हाई टू बाइनरी, अब HI इस तरह ये सारा इसका आ जाएगा। ठीक है, और UTF-8 ओनली में इस तरह आ जाएगा। अब द कंप्लीट जनरी क्या है इसकी,
हमने हाई लिखा कीबोर्ड में, कंप्यूटर ने जो इनकोडर था हमारा उसने उसको यूटीएफ इनकोडिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो जो सिंपल करेक्टर यूज 1 बाइट, इमोजी यूज 4 बाइट्स। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल करेक्टर कितनी बाइट लेता है, 1, इमोजी कितनी लेता है, 4। अच्छा, ये अब जब आप बड़े लेवल के प्रोग्रामर बनेंगे ना, क्योंकि इस चैनल का नाम ही यूनिकॉर्न डेवलपर्स है, तो उसमें हमने ये भी देखना होगा कि कौन सी चीजें कितनी रैम और कितनी जगह लेंगी, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम कहाँ क्या यूज करें। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कितनी बिट लेता है, कितनी बाइट लेता है, कितनी मेगाबाइट्स, गीगाबाइट, टेराबाइट लेता है। तो जब अब हमने ये लिखा, इसने कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने कन्वर्ट किया इनकोडिंग में, सेव किया, जब फिर वापस हमें चाहिए तो उसने दोबारा कन्वर्ट किया इसे टेक्स्ट में और हमें शो कर दिया। क्यों यूटीएफ मैटर करता है ऑलरेडी बता दिया है, कंपेटिबिलिटी विद वेब है, फ्यूचर प्रूफ है, ग्लोबल लैंग्वेजेस हैं, सब कुछ है। अब प्रोग्राम, अच्छा अब आपसे कोई पूछे आस्की का एब्रीवेशन क्या होता है, तो सिंपल, इट्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, बाकी सारी वही बातें वही है कि वाज द ओरिजिनल इनकोडिंग सिस्टम था, 7 बिट्स, इसमें 128 पॉसिबल करेक्टर इसमें थे, और सिर्फ इंग्लिश को कन्वर्ट करता था और बेसिक सिंबल को। यूटीएफ ने आके भाई उनको भी करने लग गया। एक चीज इसमें जो आपको टेस्ट में आ सकती है, अ, या कोई पूछ सकता है, वो क्या है कि जो सिंपल करेक्टर है ना वो 1 बाइट यूज करता है। ठीक है, और जो इमोजीज हैं, इमोजी वो 4 बाइट लेता है। तो जब हम बड़े लेवल पे एक डेवलपर बनेंगे, क्योंकि इस चैनल का नाम ही यूनिकॉर्न डेवलपर्स है, और हम, तो कौन सी चीज कितनी मेगाबाइट लेती है, कितनी टेराबाइट लेती है, तो हम वो चीजें यहाँ से देख सकेंगे और उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकेंगे। बाकी वही चीजें हैं कि यूटीएफ क्यों मैटर करता है। डेफिनेटली ये कॉमनली मल्टीनेशनल कैन यूज दिस डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, वेब कंपेटिबिलिटी है, फ्यूचर प्रूफ है। अच्छा, अब जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यार ये मेरा माइक तंग कर रहा था मुझे, तो मैंने कहा चेंज कर दिया माइक, उतार दिया माइक में। अब मुझे बताना है कि अब आवाज अच्छी है, और मेन मकसद तो आपको समझाना है, आपको समझ आ जाए। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने ना एक ब्रिज बनाया। अच्छा, किस प्रॉब्लम के, एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का गैप था। वो क्या था कि ह्यूमन को समझ आती है वर्ड्स, कंसेप्ट, कंप्यूटर को समझ आती है ओनली 0 1। तो अब एवोल्यूशन क्या थी, मशीन लैंग्वेज है ये 0 1। अब कौन याद करे यार ये, मतलब मैं बैठ के याद करूं मोहम्मद उस्मान लिखना है, एम का कोड ये है, यू का कोड ये है, तो ये बड़ा मुश्किल था। इससे थोड़ी सी स्लाइटली बेटर हुई, उसे हमने कहा असेंबली लैंग्वेज। अब अच्छा, मेरा मकसद यहाँ डीएलडी पढ़ाना नहीं है, डिजिटल लॉजिकल डिजाइन पढ़ाना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अब ये ना मूव ए एक्स, इसका मतलब था ए एक्स एक रजिस्टर का नाम था। कंप्यूटर में डिफरेंट रजिस्टर होते हैं स्टोरेज के लिए। इसका मतलब है इस ए एक्स में 5 मूव कर दो, एड ए एक्स 3 कर दो। अब इसका मतलब क्या था, ये शॉर्ट वर्ड थे और बड़े ही टेक्निकल थे, 1 स्टेप क्लोजर टू ह्यूमन तो जरूर थे, लेकिन फुली इजी नहीं थे। लेकिन हमें तो चाहिए थी ह्यूमन फ्रेंडली, तो उससे हमने कहा हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कि अब रिजल्ट हमें क्लियर समझ आ रही है, प्रिंट क्लियर प्रिंट करना होगा कुछ स्क्रीन पे, 5 + 3 समझ आ रहा है। तो ये तकरीब रीड ऑलमोस्ट लाइक ए इंग्लिश, और मच इजियर है। और अच्छी बात यह है पाइथन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो अब हमें समझ आया 3 तरह की लैंग्वेजेस एवोल्यूशन थी, मशीन, और जो थोड़ी सी उससे ऊपर यानी थोड़ी सी ह्यूमन के करीब, वो डीएलडी नहीं, असेंबली लैंग्वेज, जो डायरेक्ट रजिस्टर्स और उसको काम करती है। और तीसरी हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन के करीब। अच्छा, जैसे मैंने लेक्चर 1 में समझाने के लिए कहा, आपने ऐसे याद करना है। देखें, बनाने वाला बड़ा होता है या जिसे बनाया जा रहा है वो बड़ा? डेफिनेटली जिसने बनाया है वो बड़ा होता है। तो कंप्यूटर को किसने बनाया? इंसान ने, हुक्म से। और तो इंसान के करीब जो लैंग्वेज वो क्या हुई? हाई लेवल लैंग्वेज। और जो कंप्यूटर के करीब हुई वो मशीन लैंग्वेज। बाय,
अच्छा, हम पाइथन ही क्यों सीखे, पाइथन को क्या चीज स्पेशल बनाती है? तो बेसिकली पाइथन की जो फिलॉसफी है जब ये बनाई गई है, इसको वर्ल्ड मोस्ट इजीएस्ट, मोस्ट रीडेबल, मोस्ट सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब ये है या नहीं, ये तो अभी हम देखेंगे, लेकिन इसको मोस्ट इजी टू रीड एंड सिंपल कहा जाता है। ठीक है, पाइथन के एडवांटेज क्या है? बिगनर फ्रेंडली है, मतलब इसमें वेरी इजियर टू लर्न, रीडेबल है, उसके अलावा मतलब लुक्स ऑलमोस्ट लाइक इंग्लिश, और उसके अलावा पावरफुल है, इससे हम वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, डाटा भी एनालाइज कर सकते हैं, एआई भी बना सकते हैं, या एजेंट्स भी बना सकते हैं, रोबोट्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही फील्ड्स में। आप मोबाइल ऐप बनाएं, वेब एप्स बनाएं, मोबाइल ऐप का बैकएंड बनाएं, एआई। उसके अलावा ये बहुत पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस में से पाइथन है। ठीक है, इसमें अब हम कैसे माने? क्या कोई बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं? तो बिल्कुल, गूगल भी इसे यूज़ कर रही है, नेटफ्लिक्स भी यूज़ कर रही है, इंस्टाग्राम भी, नासा भी, स्पॉटिफाई भी। तो ऑलमोस्ट सब ही बड़ी कंपनियां ये यूज़ कर रही हैं, और वर्सटाइल है, मतलब इस पे ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स बनते हैं और बाकी नहीं बनते। तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट इसमें बन सकते हैं। उसके बाद किसी भी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप कम्युनिटी देखते हैं कि इसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, ताकि वो इजीली उसके रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो, हेल्प भी अवेलेबल हो, रिसर्च भी अवेलेबल हो। तो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। रियल वर्ल्ड आप पाइथन यूज़र देखें तो इंस्टाग्राम भी पाइथन में बनी है, नेटफ्लिक्स की जो मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम है वो पाइथन में बना है, गूगल में कि डिफरेंट इंटरनल टूल्स जो हैं वो पाइथन में बने हैं, नासा जो स्पेस मिशन कैलकुलेशंस मोस्टली करती है वो भी पाइथन से, स्पॉटिफाई ने जो पर्सनलाइज प्लेलिस्ट का फीचर दिया वो पाइथन में बना है। उसके अलावा आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग की तो लव एंड क्रश टाइप ऑफ ये लैंग्वेज है। पाइथन इज द गो टू लैंग्वेज फॉर एआई रिसर्च एंड पावरिंग टूल्स लाइक टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, एंड यूज्ड बाय कंपनी लाइक ओपन एआई, जो है ओपन एआई जेंट्स एसटी के हैं, डीप माइंड है गूगल का, वो बना ही पाइथन में हुआ है। ठीक है, और पाइथन उसमें वेरी इजीली, इवन कि आप जीपीटी पे भी जो हेल्प लेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा अच्छी हेल्प पाइथन लैंग्वेज की मिलती है। अच्छा, अब बात यह है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क कैसे करती है। अब आपने करना क्या है, हमने पाइथ एक कोड लिखेंगे। अब जो, अच्छा यहाँ मैं पहले एक कंसेप्ट बताता हूँ। अब देखें, हमें समझ आती है हाई लेवल, कंप्यूटर को आती है लो लेवल। तो इनके दरमियान जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर। अब इसमें होते हैं दो कंसेप्ट, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, और एक होता है असम्बलर। कंपाइलर वो होता है जो आपके पूरे कोड को एक ही दफा समझ के ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर वो होता है जो लाइन बाय लाइन करता है, और असम्बलर वो होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, कंपाइलर वो हुआ, मुझे जैपनीज आती है, मैं पूरा एक बात करूंगा तो मेरा जो कंपाइलर है वो मेरी पूरी बात सुनेगा, फिर इंग्लिश वाले को ट्रांसलेट करेगा। अच्छा, इंटरप्रेटर क्या होगा? जो मैं एक लाइन बोलता हूँ उसको साथ के साथ करता रहेगा और आगे बताता रहेगा। तो पाइथन क्या यूज करती है? इंटरप्रेटर। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या कंपाइलर बेस्ड? तो इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर रीड्स करता है कोड को, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करती है और रिजल्ट अपेयर हो जाता है स्क्रीन पे। ठीक है, तो की टर्म्स क्या होगा? सोर्स कोड, इंटरप्रेटर और एग्जीक्यूशन। उसके अलावा अब हमें जो अपना माइंड सेट है प्रोग्रामिंग में, वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। तो जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, प्रोग्रामिंग जो मेन एक चीज देती है ना, वो क्या करती है? इज प्रोग्रामिंग इज रेयरली अबाउट ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल लॉजिकल स्टेप्स। ठीक है, जैसे आपने कोई, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है, तो हम पहले कहेंगे जी ये लेवल अचीव करें, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, यानी स्मॉल स्टेप्स में हम बना लेते हैं। तो जो प्रोग्रामर्स की अप्रोच यही होती है, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करें, उनको स्टेप बाय स्टेप सोचें और उसको
थोड़ा थोड़ा करके उसको आप सॉल्व करते रहें और मिस्टेक्स की एक्सपेक्ट करें, कोई मसला नहीं है, मिस्टेक से ही मेच्योरिटी आती है। अच्छा अब कुछ मिथ हैं। लोग कहते हैं कि भाई मैथ में अच्छा होना ज़रूरी है प्रोग्रामिंग में। तो ये मिथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक लेवल पे जाके आप स्पेसिफिक फील्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स में आपका मैथ में अच्छा बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अदरवाइज जनरल प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रामिंग में आप, ये एक मिथ है। अच्छा, अब आप कहें जी अगर मैंने प्रोग्रामिंग शुरू की तो मैं तो अपने अब्बू का लैपटॉप यूज़ करता हूँ, अगर कुछ मिस्टेक होगी ये तो नहीं कि वो जल जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ये भी मिथ है। आप जितनी मर्जी एरर आए, कुछ भी हो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, प्रोग्रामिंग ओनली जीनियस के लिए? नहीं, ऐसी जरूर बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो जो प्रोग्रामिंग सीख जाएगा वो वैसे जीनियस होता जाएगा, इसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने आ गए तो आप बाकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम भी इसी तरह छोटे छोटे ब्रेक डाउन करके सॉल्व कर लेंगे। तो अब डू आई नीड टू मेमोराइज, मतलब आपको क्या ये रट्टा मारने की ज़रूरत है जो मैंने सब पढ़ाया? बिल्कुल नहीं। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, रट्टे मारने के लिए नहीं। आपको सिंटैक्स एग्जांपल आपके सामने होंगी, आप किसी टाइम भी नेट पे जाके देखें, नेट उससे लिखवाएं, जीपीटी से लिखवाएं, कर्सर में, क्लॉड से, सोनेट से, जिससे भी लिखवाएं। अ, किसी चीज़ का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छे होने चाहिए। इज पाइथन टू स्लो और नॉट रियल प्रोग्रामिंग? ये भी मिथ है। पाइथन भाई टॉप कंपनी और साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं, तो ये बड़ी पावरफुल, वर्सटाइल और ग्रेट फर्स्ट लैंग्वेज है। विल आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस? ट्रूथ, learning takes time. It's normal to feel confused at first. First, keep practicing, ask question and you will improve. आपको लगता है ये लेक्चर मैंने बना दिया, आपने एक दफ़ा सुन लिया और आपको समझ आ गई, तो ये सबसे बड़ी झूठ है। अच्छा, अब करना क्या आपका होगा? क्या अब जब जब ये लर्निंग का टाइम होता है ना, तो शुरू में सर में दर्द होंगे मेहनत करते हुए, क्योंकि आप जब कहते हैं इफ नथिंग चेंज नथिंग चेंज, कुछ बदलोगे नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। तो कुछ बदलने के लिए कुछ बदलना पड़ना है। तो पहला क्या बदलना पड़ना है? मेहनत की आदत डालनी पड़नी है, कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़नी है। काइजन जो एक जैपनीज फिलॉसफी है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी पड़नी है। आपने ये लेक्चर देखा, आपको समझ आया, इसको कम से कम या 3 दफ़ा लिखें, एक लेक्चर दोहरा दोहरा के। पहली दफ़ा देखें, समझें, दूसरी दफ़ा लिखें, नोट्स करें, तीसरी दफ़ा साथ साथ प्रैक्टिस करें। तो कंटिन्यूअस इसको पढ़ें, और कोई जल्दी नहीं है, एक दिन में डेवलपर नहीं बनना, यूनिकॉर्न। लेकिन जो पढ़ें ऐसा पढ़ें कि वो हर चीज़ क्लियर हो। ये स्टडी क्वेश्चन दे दिए हैं, आप इनको इस वीडियो में यहाँ पास करेंगे, इनको आप समझेंगे। अगर आपको इसमें से किसी का भी जवाब नहीं आता तो वीडियो को पीछे ले जाएं, वो टॉपिक देखें अनटिल ये 8 के 8 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, फेयर इनफ। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ये देखें। थैंक यू सो मच। बल्कि हम अगली वीडियो में नहीं जाते, हम इसी वीडियो में ही नेक्स्ट चीज़ें भी कुछ देखते हैं कि गूगल कोलैब क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है भाई, अभी आपने पिछले चारों लेक्चर भी देखे हैं, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, अब वो दोबारा नहीं दोहराऊंगा, फर्स्ट लेक्चर में जाएं, उसमें मैंने, ठीक है। और कर्सर क्या है, गूगल कोलैब क्या है, ये मैंने सब बताया हुआ है, आप उसी वीडियो में देख लें, ठीक है। और इसको स्टडी कर लें, लेकिन स्टिल मैं आपको गूगल कोलैब हम खोल के बता देते हैं कि ये आर रेडी लास्ट, इसमें कुछ नया नहीं है, पिछले लेक्चर में बताया है, आप वो देख लीजिएगा। लेक्चर 1 2 समथिंग इस तरह का कुछ होगा, इसी से ऊपर लेक्चर होंगे। इस तरह आप गूगल कोलैब को ओपन करेंगे, उसको साइन अप करेंगे, उसमें साइन इन करेंगे, और कर्सर कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताया, डॉट पी वाई फाइल क्या होती है, डॉट आई पी वाई एन बी फाइल क्या होती है वो भी बताया। और इसमें आप कोडिंग वाला कैसे कर सकते हैं, हेलो वर्ड लिख लें, बिस्मिल्लाह लिख लें, कुछ भी लिख लें और आप इसको चला लें, ठीक है। इसी तरह हम इसमें हम इधर 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 इधर, अच्छा ये कनेक्ट हो रहा है, ये फ्री जीपीयू भी दे देता है, सीपीयू भी दे देता है। इसी तरह आप टेक्स्ट भी कर देते हैं, अबाउट is simple print
फंक्शन, ठीक है। प्रिंट को हम बोल्ड कर देते हैं भाई, इमोजी भी डाल देते हैं अगर कहते हैं तो, कोई सजेशन आया नहीं, चले खैर हम इसको ऐसे कर देते हैं। इसके नीचे फिर एक कोड का दे देते हैं, तो ये मार्कडाउन भी आ जाएंगे और कोड भी। तो ये गूगल कोलैब का आर रेडी हमने पिछले लेक्चर्स में भी कवर किया हुआ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव होंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अच्छा, ऐसे करते हैं, इसके लिए हम एक न्यू वीडियो बनाएंगे, तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।